नमस्कार दोस्तों, एडुकेटर एनालिसिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रखर शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर इशू। 2019 में रिवोक किया गया आर्टिकल 370 एक बार फिर न्यूज़ में है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा है कि कब वो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड वापस से रिस्टोर करेंगे। आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया गया था। एक था लद्दाख यूनियन टेरिटरी और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि कब वो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। इस 2019 में जब से ये आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है तब से लेके अभी तक स्टेट में इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हुए हैं, जिसके कारण ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी अभी जीवित है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ये सवाल किया कि क्या वो कोई टाइमलाइन दे सकते हैं जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस दोनों ही कंडक्ट कराए जा सके। जिसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि अभी फ़िलहाल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्लान नहीं किया है, फॉर द सिंपल रीज़न कि इलेक्शंस और स्टेटहुड सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेसी के फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। उसके लिए और भी कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे स्टेट के अंदर फैला हुआ टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर से जो हरकतें हो रही है, क्रॉस बॉर्डर की वजह से जो प्रॉब्लम स्टेट के अंदर क्रिएट हो रही है वो, और इंटरनली पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पूरे इशू के बारे में क्या ओपिनियन है। हालांकि मिस्टर मेहता ने ये ज़रूर कहा कि कुछ ही समय में पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ज़रूर कंडक्ट कराई जाएंगी। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि किस तरह से 370 के रिमूवल के बाद स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी हैं, टेररिज्म के इंसिडेंट्स मिनिमाइज़ हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान के साइड से वो कमी हुई है उसमें। तो ओवरऑल 370 के रिमूवल से क्या क्या फ़ायदा हुआ है ये भी सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। तो बेसिकली ऑल इन ऑल मेहता साहब का यही कहना था कि स्टेट में नॉर्मलसी, स्टेट में प्रोग्रेस इंश्योर करने के लिए फ़िलहाल हमें डेमोक्रेसी को थोड़ा साइड में रखना होगा, और जैसे जैसे चीज़ें सुधरती जाएंगी वैसे वैसे कश्मीर में लोकतंत्र को भी दोबारा जीवित किया जाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि अपोजिशन साइड से कपिल सिब्बल जी का कहना था कि 5000 लोगों को अभी भी इलीगल तरीके से हाउस अरेस्ट में रखा गया है। जहाँ तक हम बात करें आर्टिकल 370 के बारे में, तो 1949 में इस अनुच्छेद को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था एज अ टेम्पररी प्रोविज़न, जिसमें ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग होगा। ये भी कहा गया था इसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लॉज ड्राफ्ट करेंगी वो लॉज ऑटोमेटिकली जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। कश्मीर अगर खुद से चाहेगा तो ही इन लॉज को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसके पायोनियर थे गोपालास्वामी अयंगर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसे आर्टिकल 306A के नाम से इंट्रोड्यूस किया था। जब कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना तब J&K कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसोल्यूशन हो गया, जिसकी वजह से 370 जो कि एक टेम्पररी प्रोविज़न होना था वो एक परमानेंट स्टेटस ही बन गया कश्मीर का। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसे किसी भी तरह से रिमूव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 370 का क्लॉज 3 कहता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो इस आर्टिकल के प्रोविजंस और इसके स्कोप को अमेंड कर सके। इस क्लॉज का पास्ट में भारत को नुकसान भी बहुत हुआ था, क्योंकि आर्टिकल 35A भी इसी क्लॉज की देन है। 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद आर्टिकल 35A को कश्मीर में लागू किया गया था। बेसिकली आर्टिकल 35A डिफाइन करता है कि कौन कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट्स हैं और कौन नहीं। साथ ही साथ परमानेंट रेसिडेंट्स को कुछ स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस भी मिलते हैं जो नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स को नहीं मिलते। 2019 में इसी क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट ने 1954 में बनाए गए प्रोविजंस को सुपरसीड कर दिया, जिसकी वजह से
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए जितने भी प्रोविजंस, जितने भी आर्टिकल्स थे वो जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होते थे। 370 के रिमूवल के तुरंत बाद अपोजिशन पार्टीज़ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली और चैलेंज किया सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन को। इस पिटीशन को फाइल करने के दौरान आर्टिकल 35A का मुद्दा भी रेज किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने यह नोट किया कि आर्टिकल 35A की वजह से 3 फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे थे। पहला था कि एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि परमानेंट रेसिडेंट्स को अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है और नॉन परमानेंट को अलग तरह से। देयरफॉर स्टेट के जितनी भी नौकरियां हैं उसमें परमानेंट रेसिडेंट्स को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ना कि वो लोग जो नॉन परमानेंट हैं। इसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे थे। दूसरा वायलेशन था इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना। परमानेंट रेसिडेंट्स अपने स्टेट में ज़मीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, लेकिन ये प्रोविज़न, ये सेम इक्वल ट्रीटमेंट नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स को नहीं मिल रहा था। और तीसरा वायलेशन था कि आप स्टेट में बस सकते हैं या नहीं। तो परमानेंट रेसिडेंट्स को अगेन यहाँ पर एज था, वाइल नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स को ये सहूलियत नहीं थी। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा ढील दिया हुआ है, लेकिन उनके बातों से ये तो साफ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी ना कभी तो कश्मीर का फ्यूचर के बारे में जवाब ज़रूर देना होगा। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।